चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्कुलर रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर ली थी। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने अगर देखा जाए ना तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो गई है। कितने तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड? सबसे पहले देखा था पॉइंट चार्ज का। फॉर्मूला याद है आपको? पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था KQ/R²। उसके बाद में फिर आपने वायर का देखा था। अच्छा, वायर में मैंने फाइनाइट वायर का लिखा है तो था, लेकिन अपने सिलेबस में है नहीं। इनफाइनाइट वायर का है सिर्फ अपने सिलेबस में। इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड था 2K λ/R। याद है? उसके बाद में फिर आपने किसका देखा था? आर्क। आर्क के सेंटर का देखा था। आर्क के सेंटर का, हाँ बेटा, ये पीछे अब देखो क्लास स्टार्ट हो गई, सब इधर ध्यान दो, क्लास चल गई है ना? उसके बाद आर्क के सेंटर पे देखा था अपन ने। आर्क के सेंटर का क्या था? 2K λ/R sin α/2। अच्छा, उसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवाए गए थे, जैसे क्वार्टर का कितना था, हाफ का कितना है, फुल का कितना है, याद है? वो रिजल्ट हमने लिखे थे। उसके बाद में फिर हमने देखा था रिंग का, सर्कुलर रिंग की एक्सिस पर, याद है? तो सर्कुलर रिंग की जो एक्सिस पर था, उसमें पहले तो अपन ने जनरल पॉइंट का देखा था, एक्स दूरी पर कितना था, KQX/R² + x² की पावर 3/2, ये देखा था। फिर उसमें कुछ ग्राफ वगैरह बनाने के लिए, अच्छा उसमें हमने देखा था कि देखो ई और एक्स में कोई स्टैंडर्ड रिलेशन नहीं है, तो ग्राफ अब डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, थोड़ा जुगाड़ करके फिर अपन ग्राफ बना सकते हैं। तो फिर अपन ने देखो पहले एक आइडिया लिया था सेंटर का, कि सेंटर पे इतना फील्ड है, सेंटर पे 0 है। फिर अपन ने नियर पॉइंट्स पर देखा, फिर फार पॉइंट्स पर देखा, याद है? तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट पर अपन ने आइडिया लेकर फिर अपन ने ग्राफ को ड्रॉ करवा दिया था। ठीक है। अच्छा, नियर पॉइंट के लिए फॉर्मूला था KQ(x/R³), फार पॉइंट के लिए था KQ/x²। और ये भी बताया था कि देखो नियर पॉइंट पर तो रिलेशन होता है E∝x, डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। फार पॉइंट पर रिलेशन होता है E∝1/x², डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो पहले तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, बाद में डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। तो कोई चीज अगर पहले बढ़ रही है और बाद में अगर कम हो रही है तो कहीं ना वो मैक्सिमम भी तो ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू था वो R/√2 पर था। डायरेक्ट याद रखना है ये वैल्यू। अच्छा, ये आता तो वैसे डिफरेंशिएशन करके 0 पुट करने से, लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं करना क्योंकि एग्जाम में कोई पूछने वाला आपसे नहीं है। ठीक है। कोई ये नहीं पूछेगा कि प्रूव करके बताओ कि R/√2 पर मैक्सिमम होता है, लेकिन अपने को याद रखना है कि कहां पर मैक्सिमम होता है? R/√2 पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो रिंग का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से R/2 डिस्टेंस पर होता है, R/√2 डिस्टेंस पर होता है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक की बात अपन ने पिछली क्लास में कर ली थी, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करे थे हमने। हाँ, बस वही करने थे। पैटर्न यही है। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा चेंज करके दूसरा दे सकता हूँ। पैटर्न वही होगा, फॉर्मुलाज वही होंगे, कोई चेंज होने वाली चीज नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। लिखे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक और नाम होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल दो या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल दो, एक ही बात है। दोनों नाम लिख लो फिर आप इसके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक और नाम है इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना? दोनों का मतलब एक ही होता है। अच्छा, अब आप सब लोग इधर देखें। जैसा अपन ने पहले इस बारे में डिस्कशन भी किया हुआ है कि देखो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इनविजिबल होता है, वो दिखता नहीं है अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देता है क्या? इनविजिबल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को बताने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इस बात को बताने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस बताने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती है, उन इमेजिनरी लाइंस को बोल देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इमेजिनरी लाइंस है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इस बात को प्रेजेंट करती है, इस बात को बताती है। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या क्या रूल होते हैं, ध्यान से सुनना। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे लाइन हमेशा स्टार्ट करता है। लाइंस को हमेशा कहां से स्टार्ट करता है? और नेगेटिव चार्ज पर लाइन हमेशा एंड करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस चार्ज से स्टार्ट की जाती है और माइनस चार्ज पर एंड की। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए ये याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से। ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने स्टार्ट कर दी। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एंड करते हैं। देखो बेटा,
तो ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर हमेशा एंड की जाती है इस तरह से। तो ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? अच्छा, दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उन पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो टेंजेंट होती है वो क्या इंडिकेट करती है? जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि यार ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई पैटर्न है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैंने क्या बना के दे दिया? पैटर्न बना के दे दिया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न है। ठीक है, अब मान लेते हैं आपने बोला कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, या किसी भी पॉइंट पर आपने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। सपोज मैंने ये पॉइंट लिया और आपने कहा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाकर टेंजेंट बना दूंगा। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती। तो ये टेंजेंट जो बनाया ना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ पर डायरेक्शन पूछी तो मैं यहाँ टेंजेंट बना दूंगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो टेंजेंट होती है वो किसको बताती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। अच्छा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कट नहीं करती, है ना? जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो ये दोनों लाइंस तो कट कर रही है ना, तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न ड्रॉ करते हैं उसमें कभी भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती। क्यों नहीं करती मैं आपको बताऊं। अच्छा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर प्लस का भी फील्ड और माइनस का भी फील्ड है, तो प्लस की लाइन अलग और माइनस की लाइन अलग नहीं बनेगी। यहाँ पर जो लाइंस बनेगी वो हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनेगी। किसके लिए बनेगी? तो जैसे अगर एक किसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर पैटर्न है तो यहाँ पर कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि अगर आपने दो लाइन को अगर इंटरसेक्ट करा दिया तो फिर आप एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट बना दोगे। एक टेंजेंट इधर बन जाएगी, एक टेंजेंट इधर। इसका मतलब एक ही पॉइंट पर आप दो दो फील्ड की डायरेक्शन बताना चाह रहे हो, जो कि पॉसिबल, एक पॉइंट पर फील्ड किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है। क्लियर है? तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न आप ड्रॉ करेंगे तो कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है बेटा? अच्छा, एक और बात देखो, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, मान लीजिए मैंने ये बना के दिया आपको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ये हो गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न मान लीजिए कि ये वाला हो गया। ये दो पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड के बना के दे दिए मैंने आपको, एक पैटर्न ये हो गया, एक पैटर्न ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न देखकर, अच्छा अगर आप इस वाले पैटर्न को अगर ध्यान से देखते हो तो इस पैटर्न में इस रीजन को देखो पहले तो आप, और एक इस वाले रीजन को देखो। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज है, क्राउडेड बोल सकता हूँ। यहाँ पर लाइंस दूर है, डिस्टेंट बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर लाइन दूर दूर है और इस वाले रीजन में लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न को देखकर हमें आइडिया लगा सकते हैं कि किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और किस रीजन में कम है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न देखा और उसमें अगर ये देखा कि यार इस रीजन में लाइंस बहुत क्लोज है, लाइन पास पास है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहां पर ज्यादा है। जहां पर लाइन दूर दूर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है ना? जैसे कि इधर देखो, यहाँ पर देखो, जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, ए ले लिया मान लो, और एक पॉइंट मैंने सपोज यहाँ ले लिया, बी ले लिया। अच्छा, जहां पर पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो, क्या पास पास दिख रही है? बी जो है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर दिख रही है। तो बताइए कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है? ए पर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्लोज क्लोज होना बताता है कि यहाँ पर फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूर दूर होना बताता है कि फील्ड कंपेरेटिवली वीक है। कहने का मतलब जैसे मान लो अगर पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो 10 है, अपने मन से ले रहा हूं समझाने के लिए, पॉइंट ए पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर 10 है ना, तो बी पर मैं डेफिनेटली, मुझे वैल्यू तो नहीं पता कितनी है लेकिन ये गारंटी है कि 10 से तो कम है। समझ गए? अगर ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है तो बी पर डेफिनेटली 10 है, क्योंकि ए पर लाइंस पास पास थी और बी पर लाइंस दूर दूर है, तो दूर दूर है इसका मतलब फील्ड यहाँ पर कम है। किसके कंपेयर में? तो ए पर अगर 10 बोल दिया तो बी पर 10 से तो कम ही होगा, 9 8 7 5 कुछ भी हो सकता है लेकिन डेफिनेटली 10 से कम ही होगा। क्लियर है? इस वाले पैटर्न में देखो क्या लाइन इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है तो सब जगह फील्ड भी इक्वल होगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, एक पॉइंट मैंने बी ले लिया, ए और बी पर फील्ड लाइंस का पैटर्न देखो, क्या लाइन इक्वल डिस्टेंस पर है? तो इक्वल डिस्टेंस पर लाइन है तो फील्ड भी इक्वल है। तो इस पैटर्न में मैं बोल सकता हूं कि ए और बी पर लाइंस इक्वल गैप पर है तो फील्ड इक्वल है, जबकि ए और बी में लाइन इक्वल गैप पर, ए के यहाँ पर गैप कम है, बी के यहाँ पर गैप ज्यादा है, यहाँ पर लाइंस डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर डेंसिटी, तो ए का फील्ड किससे ज्यादा है? बी से ज्यादा। ठीक है भाई? अच्छा, एक और बात, जब मान लीजिए कि हमारे पास में सपोज करें कि दो चार्ज है ना, एक चार्ज मान लीजिए कि मैंने Q1 ले लिया और एक चार्ज मान लीजिए कि मैंने Q2 ले लिया। अच्छा, अगर Q1 पॉजिटिव होता तो इसकी फील्ड लाइंस इस तरह से बनती,
अगर Q1 नेगेटिव होता तो फील्ड लाइंस इस तरह से बनती। अच्छा, पहले तो मैंने सिर्फ एक चार्ज की फील्ड लाइंस बनाई है, अब मैं दो चार्ज को एक साथ रखकर फील्ड लाइंस बना रहा हूँ। ठीक है, दो चार्ज को अगर एक दूसरे के पास रखा, Q1 Q2 को, और फिर बोला जाता है कि इसका फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए, तो देखो इन दोनों चार्ज की फील्ड लाइंस आपको बना के दे दी है। ये जो फील्ड लाइंस का पैटर्न है ना, ये आपको पैटर्न बना के दिया गया है। ये ए और बी की क्या है बेटा, सॉरी Q1 और Q2 की क्या है, ये Q1 और Q2 की जो है फील्ड लाइंस आपको बना के दे दी है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि दो चार्ज Q1 Q2 है और ये उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है, ये खुद उसने बना के दिया है। अब इस पैटर्न को देखकर अपने को सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि इस पैटर्न को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि Q1 Q2 में कौन पॉजिटिव है। कौन कौन बता सकता है कौन पॉजिटिव है? Q1 और Q2। Q1 किस बेसिस पे बताया आपने? हाँ, अगर किसी चार्ज से फील्ड लाइन अगर स्टार्ट हो रही है तो वो पॉजिटिव है, और लाइन अगर एंड हो रही है तो वो नेगेटिव है। Q1 से स्टार्ट हो रही है, देखो Q1 से लाइन स्टार्ट हो रही है तो Q1 क्या है, पॉजिटिव। Q2 पर एंड हो रही है तो Q2 क्या है। अच्छा, दूसरी बात, जब भी दो चार्ज को एक साथ रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं फिर हम लोग, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है ना, उस चार्ज के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा ड्रॉ करते हैं। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती है ना, वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ज्यादा अगर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है तो ज्यादा फील्ड लाइंस बनाते हैं, और कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो कम फील्ड लाइंस बनाते हैं। कि जैसे देखो इस वाले चार्ज के लिए देखो कितनी फील्ड लाइन बनाई है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके लिए बनाइए 5। बोलो क्लियर है? तो बताइए ज्यादा फील्ड लाइन किसके लिए ड्रॉ करिए? तो Q1 के लिए ज्यादा करिए, Q2 के लिए कम करिए। अब मैटर ये नहीं कि आपने इसके लिए 7 ड्रॉ करिए कि 9 ड्रॉ करिए कि 10 ड्रॉ करिए, बस दोनों की कंपैरिजन चल रही है। इसके लिए आपने 7 ड्रॉ करी और इसके लिए 5 ड्रॉ करी, दैट मींस आप ये बताना चाहते हैं कि Q1 इज बिगर चार्ज देन Q2। बोलो क्लियर है? मैग्नीट्यूड से बात हो रही है, साइन से बात नहीं हो रही, प्लस माइनस की बात नहीं हो रही, चार्ज के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहा हूं। तो अगर दो चार्ज पास रखे हो और आपने एक चार्ज के लिए लाइन ज्यादा बनाई है, एक चार्ज के लिए लाइन कम बनाई है, आप ये बताना चाहते हैं कि जिसके लिए ज्यादा लाइन है वो चार्ज बिगर चार्ज है, मैग्नीट्यूड में बड़ा चार्ज है। बोलो क्लियर है? तो इस डायग्राम को देखकर मैं पहला कंक्लूजन तो निकाल सकता हूं कि Q1 से लाइन बाहर निकल रही है, इस बेसिस पर तो मैंने बोल दिया कि Q1 पॉजिटिव है और Q2 जो है वो नेगेटिव है। दूसरा कंक्लूजन ये बोल सकता हूं कि Q1 और Q2 के अगर मैग्नीट्यूड को अगर मैं कंपेयर करूं तो Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा। ये कंक्लूजन मैं यहां से निकाल सकता हूं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा देखो, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। अगर कैसे किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है, तो वहां पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी ड्रॉ नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कंडक्टर सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मैंने आपको दो तरह के मटेरियल बताए थे, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग मटेरियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उस कंडक्टिंग मटेरियल के कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कंडक्टर पर जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे हमेशा आप सरफेस के परपेंडिकुलर ही बनाते हैं। नॉन कंडक्टिंग सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी एंगल पर बना दी जाती है, लेकिन कंडक्टर के लिए लाइंस हमेशा क्या बनाते हैं, सरफेस से परपेंडिकुलर ही बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं इसका रीजन मैं आपको दे देता हूं, लेकिन आपको तो बस याद रखना है कि कंडक्टर है तो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर ही बनती है। क्यों बनती है तो रीजन मैं आपको दे देता हूं फिर एक बार इसका। जैसे मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टिंग सरफेस है। अच्छा, अपने चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में होना। मतलब अपने पूरे चैप्टर में हम चार्ज को रेस्ट में मानकर उसको स्टडी कर रहे हैं। मतलब अपन मान के चल रहे हैं कि अपना चार्ज रेस्ट में, अपना चार्ज मोशन में नहीं है, चार्ज किसमें। तो देखो ये हमारे पास कोई कंडक्टिंग सरफेस है। अच्छा, और इसको मान लीजिए मैंने चार्ज कर दिया, चार्ज कर रखा है सरफेस को, मैंने चार्ज कर रखा, तो ये सरफेस क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर ही हो सकता है, परपेंडिकुलर के अलावा किसी और एंगल पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसका रीजन जानो आप लोग, है ना। जैसे मान लो मैंने इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी और एंगल पे बना दिया, परपेंडिकुलर ना बना के किसी थीटा एंगल पर बना दिया मान लो। तो अगर थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो देखो मैं इसके दो कंपोनेंट कर देता हूं। एक कंपोनेंट इधर कर दिया मैंने जिसको मैंने लिख दिया ई कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर कर दिया जिसको मैंने लिखा ई साइन थीटा। क्या दो कंपोनेंट कर दिए? अगर आप देखोगे तो ये वाला कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल है और ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है ना, ये इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है चार्ज पर फोर्स लगाना, तो पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा,
फोर्स लगाएगा और जब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा तो इस पैरेलल कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो कंडक्टर के अंदर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। अरे चार्ज के मोशन से करंट प्रोड्यूस होता है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो फोर्स लगाने से चार्ज का मूव होगा, और चार्ज मूव होगा तो बोलो क्या प्रोड्यूस होगा, और अपने को पता है करंट प्रोड्यूस करने के लिए अपने को बैटरी जोड़नी पड़ती है, बिना बैटरी लगाए कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कॉपर का वायर है, कॉपर को वायर को अगर मैंने रख रखा है, कोई बैटरी बैटरी नहीं जोड़ रखी है, कंडक्टर तो है लेकिन उसमें करंट नहीं है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है ना। अगर आपको उस कॉपर के वायर में करंट फ्लो करानी है तो क्या करते हो, उसको बैटरी से जोड़ोगे तब जाकर उसमें करंट का फ्लो होता है, याद है। बिना बैटरी जोड़े कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो कंडक्टर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं हुआ किसी एंगल पर हुआ तो इसका एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल होगा, और ये पैरेलल कंपोनेंट सरफेस में क्या चला देगा, करंट चला देगा। और मुझे पता है कि बिना बैटरी जोड़े तो करंट फ्लो होना पॉसिबल, तो ये कंपोनेंट हो ही नहीं सकता। तो पूरा पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस के, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो याद रखना कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है, किसी अदर एंगल पर। लेकिन अदर मटेरियल में तो किसी और एंगल पर भी हो सकता है। बोलो, अदर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फ्री थोड़ी होते हैं। अरे इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं क्या? तो इंसुलेटर में अगर कोई कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल भी आ जाएगा तो वो करंट तो नहीं चला पाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इंसुलेटर में। तो इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एंगल पर हो सकता है सरफेस से, लेकिन कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल सरफेस के परपेंडिकुलर ही हो सकता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और बात है यहाँ पर जैसे मान लो, अब इस पॉइंट का यूज करते हैं। देखो, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक स्पेयर है, इस स्पेयर को मैंने चार्ज कर रखा है। अच्छा, अगर आप स्पेयर को चार्ज करेंगे तो बोलो ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? मान लो एक होलो स्पेयर है अपने पास, इसको मैंने चार्ज कर दिया, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने इसको दिया तो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा, और नेगेटिव दिया तो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो मैंने स्पेयर को पॉजिटिव चार्ज कर रखा है, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करा सकते हैं? बस दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ध्यान रखनी है कि चार्ज पॉजिटिव है, तो लाइंस स्टार्ट करनी है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि कंडक्टिंग सरफेस है। अगर एक कंडक्टिंग स्पेयर है ना, कैसा स्पेयर है ये? तो बोलो कंडक्टिंग स्पेयर है तो किस बात का ध्यान रखोगे? बोलो, लाइन इसके परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए ना। अगर किसी अदर एंगल पर लाइन बनाओगे अदर देन परपेंडिकुलर लाइन कोई ड्रॉ करोगे तो वो लाइन इससे पॉसिबल। तो बोलो कौन कौन इस कंडक्टिंग स्पेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न ड्रॉ करवा सकता है? देखो, जो भी लाइन बनाओगे वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बनाओगे इस तरह से। देखो, ये सारी की सारी लाइनें सरफेस के परपेंडिकुलर है। कितना एंगल है ये? कितना एंगल है? जो भी लाइन आप सरफेस पे ड्रॉ करोगे वो सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे लाइन स्टार्ट होती हुई दिखाओगे। अगर मान लो यही नेगेटिव चार्ज होता है स्फीयर पर, तो हाँ, लाइन की डायरेक्शन को मैं उल्टा दिखा देता, लाइन को एंड होता हुआ दिखा देता। क्लियर है ना बात? देखो, एक और पॉइंट यहाँ पर देखते हैं अब थोड़ा इंडक्शन का भी यूज करके देखते हैं। देखो एक बार और, ठीक है ना? एक बार सब लोग इधर देखें। जैसे मान लो आपसे बोला जाता है कि अपने पास एक मेटल की प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट अपने पास, क्या है ये मेटल प्लेट है। मेटल प्लेट मतलब एक कंडक्टर प्लेट है, मेटल कंडक्टर से होता है। अच्छा, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इस पर कितना है? 0 है। अच्छा, इस प्लेट के बाहर मैंने एक पॉइंट चार्ज क्यू को लाके रख दिया, एक प्लस क्यू चार्ज लाके रख दिया मैंने यहाँ पर, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लाके रख दिया। अच्छा, ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा? इंडक्शन, इंडक्शन करेगा ना। और आपको पता है कि इंडक्शन की वजह से इस प्लेट का एक सरफेस नेगेटिव हो जाएगा और एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा, याद है? इंडक्शन की वजह से इस माइनस की तरफ क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस की तरफ क्या आ जाएगा? तो इस वाली सरफेस पर तो क्या माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस वाली सरफेस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अब देखो, अब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है। पैटर्न किस तरह से ड्रॉ करेंगे जरा ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है? देखो, ये प्लस है ना, और ये क्या है? तो प्लस से तो लाइन स्टार्ट करेंगे और इस माइनस पर लाइन खत्म करेंगे। और याद रखना, ये जो सरफेस है ये आपकी कंडक्टिंग सरफेस है। तो कंडक्टिंग सरफेस पर तो लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करनी है और किसी एंगल पर ड्रॉ। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो देखो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर। जो भी लाइन आप बनाएंगे
वो सारी लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, और अगर किसी अदर एंगल पर आपने लाइन बनाए तो वो लाइन का पैटर्न सही नहीं। प्लस और माइनस, प्लस से शुरू करके माइनस पे खत्म करी लाइंस। अच्छा ये वापस क्या है, प्लस। यहां से लाइन शुरू करेंगे एंड करेंगे, और ये सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी ना, कंडक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ से जो भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न हो गया। बोलो क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? लिखना शुरू करें इनको, एक एक करके पॉइंट के फॉर्म में लिखना शुरू करें। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसा पॉइंट के फॉर्म में लिखना शुरू करें ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। Electric field lines are imaginary lines. They represents presence of electric field. They represents presence of electric field. हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगला पॉइंट में लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate at negative charge. Electric field lines originate from positive charge and terminate at negative charge. Originate from positive charge and terminate at negative charge. हो गया? अगला पॉइंट लिखो। एक मिनट, अगला पॉइंट लिखने से पहले ना ये दोनों डायग्राम बना लो इस पॉइंट के साथ में। कौन से वाले? सारे नहीं बनाना, ये दोनों डायग्राम देखो, प्लस से तो ओरिजिनेट कर रही है और माइनस पे टर्मिनेट कर रही है। हाँ किसको बेटा? इसको? नहीं 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 नहीं, ये रूल होता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्या, ये प्लस है तो यहाँ पर तो माइनस आया और यहाँ पर प्लस आया, आप इसको यूं घुमाना चाह रहे हो, यूं ऐसे घुमाना चाह रहे हो, इस तरह से? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। चलो ठीक है, आपने यहां से घुमा के यहाँ पे कर दिया, अब फिर इसकी लाइन कैसे बनाओगे? अच्छा ऐसे बनाओगे ना, ऐसे बनाओगे ना। अरे मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ आपको, सुन तो लो पहले जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आपने ऐसा कर दिया ठीक है, अब ये कंडक्टिंग सरफेस है कि नहीं है, ये क्या है, प्लस क्यू, इंडक्शन से आएगा माइनस क्यू और यहाँ पर आएगा प्लस क्यू। अब ये भी प्लस क्यू और इस सरफेस पर भी प्लस क्यू, हाँ सॉरी, ये प्लस क्यू और इस सरफेस पर माइनस क्यू, दोनों चार्ज का वैल्यू बराबर है ना। तो जो फील्ड लाइंस, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप इसके लिए बनाओगे उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप उस सरफेस पर बनाओगे। तो आपने अगर यहाँ से 10 स्टार्ट करे तो यहाँ पर 10 एंड करोगे, ठीक है, और आप 10 इधर से भी लेकर आ गए तो इस सरफेस पर तो 20 लाइन आ गई ना फिर। अभी तो मैंने समझाया ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर ये क्यू है तो ये भी तो वैल्यू क्यू ही है ना, इसकी साइन माइनस है वो एक अलग बात है। तो इसके लिए आपने 10 लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हो तो इसके लिए भी 10 लाइन ही ड्रॉ करोगे आप। तो इस चीज का ध्यान रखा है मैंने। इस प्लस से कितनी लाइन स्टार्ट करी है, 1 2 3 4 और 5, तो इस माइनस पर 5 लाइन एंड कर रहा हूँ, और वापस से वही प्लस क्यू, तो 5 लाइन स्टार्ट करी है मैंने यहाँ से। अगर आप इन लाइन को मोड़ कर इधर ले आओगे ना, तो इस प्लस क्यू के कारण तो 5 लाइन और इस माइनस क्यू के कारण 10 लाइन आप ड्रॉ कर देते हो, तो गलत हो जाता फिर वो पैटर्न। नहीं, पैटर्न ही गलत हो जाएगा ना फिर आपका वो। लिख दिया बेटा आपने? ये डायग्राम बन गया। चलो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस, टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस at a point, tangent to the field lines at a point
gives direction of electric field. Tangent to the field lines at a point gives direction of electric field. Gives direction of electric field. हो गया? ये डायग्राम बनाओ इसमें, ये वाला. लिख दिया बेटा आपने? नेक्स्ट पॉइंट, two field lines never intersect each other. Two field line never intersect each other. Next point, electric field lines never forms closed loop. Electric field lines never forms closed loop. Electric field lines never forms closed loop. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती. ये पॉइंट नहीं समझाया मैंने, मैं समझा भी देता हूँ उसको एक बार. इधर बोर्ड पे देख लो सब लोग. अच्छा देखो, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो क्लोज लूप में नहीं मिलेगा आपको. क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, क्लोज लूप का मतलब होता क्या है? जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है वहीं पर लाइन अगर एंड होती है तो उसको क्लोज लूप बोलते हैं. जैसे मान लो ये कोई चार्ज है मेरे पास में Q, कभी भी लाइन इसी चार्ज से स्टार्ट होकर इसी चार्ज पर एंड नहीं होगी. कभी भी लाइन इसी चार्ज से स्टार्ट होकर इसी चार्ज पर वापस एंड क्यों नहीं होगी? अगर किसी चार्ज से लाइन स्टार्ट हो रही है मतलब पॉजिटिव है, और लाइन अगर एंड हो रही है तो वो नेगेटिव है. तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इससे सिर्फ आप स्टार्ट ही कर सकते हो, लाइन एंड नहीं कर सकते. और अगर ये नेगेटिव हुआ तो लाइन सिर्फ एंड ही कर सकते हो, स्टार्ट नहीं कर सकते. तो सेम चार्ज से लाइन स्टार्ट होकर सेम चार्ज पर लाइन कभी भी एंड नहीं होती, मतलब लाइन कभी भी क्लोज लूप में नहीं होती. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है. ठीक है, तो लिख दिया पॉइंट. तो ये समझा दिया ऐसा क्यों होता है. अगला पॉइंट लिखो बेटा. उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, क्राउडेड लाइंस. क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट stronger electric field. Crowded line represents strong electric field. ठीक है, और ये डायग्राम बना दो बेटा इसमें. ये वाला. बना दिया आपने. चलिए उसके बाद में अगला पॉइंट. अगला पॉइंट लिखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originating or terminating. Number of electric field lines originating or terminating on a charge. Number of electric field lines originating or terminating on a charge is directly proportional to magnitude of charge. Is directly proportional to magnitude of charge. ठीक है बेटा, ये वाला डायग्राम बनाना है इसमें. ये वाला डायग्राम, ये वाला.
बन गया बेटा ये। चलिए उसके बाद में अगला पॉइंट लिखो, इफ देयर इज बोलो। अगला पॉइंट है, if there is no electric field, if there is no electric field, there will be no electric field lines. If there is no electric field, there will be no electric field lines. No electric field, no electric field lines. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस बताना। अब किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं तो वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ भी नहीं करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ वहीं की जाती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना होता है। क्लियर है बात? चले बेटा उसके बाद में लास्ट पॉइंट लिख लें इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to the surface of conductor. Electric field lines are always perpendicular to the surface of conductor. ये दोनों डायग्राम बना दो आप इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये दोनों डायग्राम आप इसमें ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कर दिया? नहीं हो पाया अभी तक? ये डायग्राम बन गए क्या आपके? ये डायग्राम बन गए तो अब एक पॉइंट समझते हैं। ये तो लिख लो पहले हेडिंग, अगला हेडिंग लिख लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 5 से इसको बताते हैं, लेकिन इसको समझने के पहले एक चीज और समझना पड़ेगा अपने को। देखो अच्छा, एरिया क्या होता है, वेक्टर की स्केलर? एरिया वेक्टर होता है। तो जब अपन एरिया को वेक्टर कंसिडर करते हैं तो उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या लेते हैं, तो जरा ये ध्यान से समझ लेना। देखो एरिया को जब अपन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, जब अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं तो अपन यहाँ पर एरिया को वेक्टर कंसिडर करते हैं। और जब एरिया को वेक्टर कंसिडर किया जाता है तो एरिया वेक्टर लिखते समय अपने को दो बातें लिखनी पड़ती है, एक तो एरिया का मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। अब एरिया का मैग्नीट्यूड लिखना तो कोई आपके लिए नई बात नहीं है। जैसे मान लो कोई एरिया है वो सर्कुलर शेप में, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर करके लिखोगे। रेक्टेंगुलर शेप में तो लेंथ इंटू विड्थ लिखोगे। ट्रायंगुलर शेप में तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखोगे। मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड तो आपको लिखना आता है, कोई नई बात आप लोगों के लिए नहीं है। अब बस बात कर रहे हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की। तो देखो जब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि जिस सरफेस का आप एरिया वेक्टर लिखने जा रहे हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ड्रॉ करने जा रहे हैं, वो सरफेस एक प्लेन सरफेस है या क्लोज सरफेस है। प्लेन सरफेस क्लोज सरफेस में डिफरेंस समझाता हूँ। जैसे मैंने एक पेपर लिया ये और एक डस्टर लिया, दोनों में डिफरेंस समझना। ये एक प्लेन सरफेस है, ये एक क्लोज सरफेस है। ये डस्टर तो क्या है, इसका शेप क्या है,
क्यूबॉइड, क्या क्यूबॉइड है? और इसका शेप रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो ये तो एक प्लेन सरफेस होगी और ये क्लोज सरफेस होगी। याद रखिएगा, सरफेस प्लेन सरफेस हो या सरफेस क्लोज सरफेस हो, कैसी भी सरफेस हो, एरिया वेक्टर को हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? अब जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताओ। वैल्यू तो बता ही दोगे, ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगी। इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन जैसे मान लो जो अगर आपकी सरफेस इस तरह से रखी है तो आप एरिया वेक्टर लोगे सरफेस के परपेंडिकुलर। अब सरफेस के परपेंडिकुलर बोलो, ये डायरेक्शन है। सरफेस के परपेंडिकुलर क्या ये भी है? तो आप इस प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे भी ले सकते हो और एरिया वेक्टर ऊपर भी ले सकते। अगर ये सरफेस ऐसे रखी होती तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इधर भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर इधर भी ले सकते हो। तो इसमें दो चॉइस आपके पास होती है एरिया वेक्टर को लेने की। बोलो क्लियर है? लेकिन अगर क्लोज सरफेस होती है तो उसका एरिया वेक्टर किस तरह से लेना है वो ध्यान से समझना आप लोग। जैसे डस्टर एक क्लोज सरफेस है, आप देखो ना, डस्टर टोटल 6 सरफेस से मिलकर बना हुआ है, ये क्यूबॉइड शेप में, और टोटल 6 सरफेस से मिलकर बना है। एक सरफेस ऊपर है, एक नीचे, एक आपके सामने और एक आपके पीछे। बेटा चुंगम क्यों खा रही है क्लास में बैठ के? चलो चुंगम खा रही है तो ठीक है, उसको क्लास में बैठ के फुला भी रही है, और जैसे मैंने देखा वो अंदर ले ली। चलो ठीक है, इधर देखो आप लोग। तो जैसे मेरे पास ये एक डस्टर है, डस्टर एक क्यूबॉइड है ना। अच्छा, इसमें टोटल कितनी सरफेस है? 6 सरफेस है ना। एक ऊपर है, एक नीचे है, एक आपके सामने और एक पीछे, एक इधर और एक इधर, टोटल 6 सरफेस है ना। अब जैसे इसमें एक एक सरफेस की बात करते हैं, सबसे पहले सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करते हैं। ये जो ऊपर की तरफ पार्ट है ना, इस वाले पार्ट की बात करते हैं। ये पार्ट क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है ना। इसका एरिया वेक्टर तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेने की एक ही चॉइस होती है क्लोज सरफेस के मामले में, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। प्लेन सरफेस में भी परपेंडिकुलर लेते हैं, इसमें भी परपेंडिकुलर लेते हैं। अब इसमें तो परपेंडिकुलर लेने की दो चॉइस आपके पास बन जाती है। सरफेस अगर ऐसे है तो परपेंडिकुलर ये भी और परपेंडिकुलर ये भी है, लेकिन क्लोज सरफेस के मामले में एक ही चॉइस होती है, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड लेना है। क्या लेना है बेटा? अब बताइए, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन कौन बता सकता है? बताओ, इस सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बोलो क्या होगा? ऊपर। इस वाले के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताओ। दिमाग में एक ही बात रखो, क्लोज सरफेस है तो परपेंडिकुलर और, क्या ये ठीक है? ये ठीक है क्या? ये परपेंडिकुलर है ही नहीं, ये तो सरफेस के पैरेलल है। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर बता सकते हो? कौन कौन बता देगा इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन? क्या लेना है? परपेंडिकुलर और, क्या ये ठीक है? इस नीचे वाली का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। अच्छा, जैसे मान लो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये बोतल सिलेंड्रिकल है। इधर देखो, जैसे ये बोतल को मैंने ऐसे रखा हुआ है। अब इस बोतल को जैसे ये मान के चलो कि जैसे ये पूरा ऐसा कर्व शेप नहीं है, ये पूरा ऐसा है, मतलब ये सिलेंडर है ना। तुम छोड़ो और ये मार्कर देख लो तुम तो, ये मार्कर को देख लो। इधर देखो आप लोग, ये मार्कर देखो, ये मार्कर कौन से शेप में? सिलेंड्रिकल शेप में। मैं इसको 3 सरफेस से मिलकर बना मान सकता हूँ, एक सर्कुलर, दो सर्कुलर, तीसरा कर्व। बोलो क्लियर है? तो देखो बताओ, इस सर्कुलर सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस सर्कुलर का परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इस कर्व वाली का परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। इधर भी ले सकते हो, उधर भी ले सकते हो, उधर भी ले सकते हो। यस और नो? लेना सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड ही है अगर क्लोज सरफेस का मामला है तो। किस किस की बात समझ में आई? तो याद रखना, फ्लक्स को जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तो अपन एरिया को वेक्टर कंसीडर करेंगे, और जब एरिया को वेक्टर कंसीडर करना है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेना है। प्लेन सरफेस में दो चॉइस आपके पास बनेंगी, और क्लोज सरफेस में एक ही चॉइस आपके पास बनेगी, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। क्लियर है बात? अब देखो, फ्लक्स किस तरह से निकालते हैं पहले तो ध्यान से सुनो। अच्छा, फ्लक्स क्या बताता है? बेसिकली मैं आपको बताऊं, फ्लक्स ये बताता है कि जैसे मान लो कोई सरफेस है, सपोज करिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवीजन हमारे पास है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवीजन है, यहाँ पर ये लाइन से बता रही है कि क्या है यहाँ पर। अब मैंने किसी सरफेस को इस, जैसे मान लो मेरे पास कोई सरफेस है, अब इस सरफेस को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रख दिया। तो जब मैं किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है वो सरफेस को क्रॉस करके जाएगी। जैसे मान लो मैंने सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रख दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सरफेस को क्रॉस करके जाएंगे। तो जब ज्यादा लाइंस किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, अगर ज्यादा लाइंस उस सरफेस को क्रॉस कर रही है तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस यहाँ पर ज्यादा है।
और कम लाइन अगर क्रॉस कर रही है तो कम है, यस और नो। तो किसी भी सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ज्यादा है या कम है, इस बात को बताने के लिए जो हमारे पास पैरामीटर है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। क्या है? और देखो किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये कोई सरफेस अपने पास है, एक बार सब लोग इधर देखो। जैसे मान लो ये कोई सरफेस, सपोज करो कोई ये सरफेस अपने पास है, ठीक है, और ये सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से मान लो पास हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ। एक छोटा सा एलिमेंट लिया और इस एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो मान लो ई वेक्टर है। इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो मान लीजिए कि डी ए वेक्टर है। डी ए मान लो, डीएस मान लो, जो मर्जी पड़े मान लो, चलो मैं डीएस दिखा देता हूँ। इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर क्या है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? ई वेक्टर। और ई वेक्टर और एरिया वेक्टर में मान लीजिए कि एंगल थीटा है। तो इस एलिमेंट का जो फ्लक्स होगा, छोटा सा एलिमेंट का जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स होता है ई डॉट डीएस। ये इस सरफेस के फ्लक्स को कैलकुलेट करने का तरीका है। अगर किसी सरफेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो, छोटा सा एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास कर रहा है ना, तो उस एलिमेंट का जो फ्लक्स होगा वो होगा ई डॉट डीएस। अगर मान लीजिए पूरी सरफेस का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो। तो अगर पूरी सरफेस का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेट ई डॉट डीएस। तो ये सरफेस का फ्लक्स आपके पास हो गया बेटा। बोलो क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलो सबसे पहले तो देखो, ये तो फ्लक्स को लिखने का फॉर्मूला। अभी जाकर बहुत सारा इसमें मैथमेटिकली काम करना है, बस आप ओनली भी सुनना है आपको। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे फ्लक्स के बारे में पूछूं कि फ्लक्स वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर। वेक्टर की प्रॉपर्टी भूल गए तुम लोग। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होती है। ई और डीएस के डॉट प्रोडक्ट से मिलता है फ्लक्स आपको, तो वेक्टर एक स्केलर है। तो फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? फ्लक्स का यूनिट भी लिखा सकते हैं, लिखा दोगे क्या? इसका तो न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। ये तो फ्लक्स का यूनिट हो गया, हुआ नहीं हुआ? अच्छा एक और यूनिट दिखा सकते हैं हम तो। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट था वोल्ट पर मीटर, और एरिया का मीटर से मीटर काटो तो वोल्ट मीटर। तो ये भी फ्लक्स का यूनिट है। तो कई बार फ्लक्स आपको वोल्ट मीटर में लिखा मिलेगा और कई बार आपको फ्लक्स इस यूनिट में भी लिखा मिलेगा। ये दोनों ही फ्लक्स को लिखने का यूनिट होता है। मैं डायमेंशन फॉर्मूला तो नहीं निकाल रहा, लेकिन अगर आपसे पूछ लो तो क्या आप बता सकते हो कौन कौन फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला बता सकता है? ये देख लो आप, ये वाला हिंट दो। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे? न्यूटन का एम एल टी माइनस टू होता है, चार्ज का ए टी होता है, और मीटर स्क्वायर का एल टू होता है। मीटर स्क्वायर का क्या होता है? तो मीटर स्क्वायर का तो एल टू हो गया, चार्ज का ए टी हो गया, और न्यूटन का एम एल टी माइनस टू हो गया। निकाल सकता हो ना? मैं निकालूंगा, लेकिन आप जरूरत पड़ने पर अगर मैंने टेस्ट में दिया तो आप निकाल दोगे पक्का? श्योर? कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस की टेस्ट में दिया तो निकाल देंगे? इसलिए नहीं निकाल रहा मैं। चलो ठीक हो गया रही है। अच्छा थोड़ा सा एरिया, सिलेबस तो पिछली क्लास में बता दिया मैंने आपको। तो अगला तो होगा ना कभी, तो अगले में नहीं दे सकता क्या मैं? टेस्ट का मतलब क्या एक ही टेस्ट देना है आपको? अगला नहीं देना है क्या? फिर तो अभी नहीं देंगे तो अगले टेस्ट में दे देंगे, उसमें क्या बात है? लो इधर देखो, पहले आप लोग बात कर रहे हैं अपन एरिया वेक्टर की। तो देखो अपने पास दो तरह की सरफेस है, बोलो कौन कौन सी है? इधर देखो भाई सब लोग, प्लेन सरफेस और एक क्लोज सरफेस। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो आप सब लोग, जैसे कि आपसे बोला जा रहा है कि जैसे कि ये मेरे पास में एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, और यहां पर मैंने एक सरफेस को रख दिया एक्स वाई प्लेन में, एक प्लेन सरफेस को रख दिया। सरफेस किधर रख दी मैंने? कौन कौन इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से, किधर होगा? एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन इज व्हाट? एक्स वाई प्लेन। अब प्लेन सरफेस के मामले में दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले सकते हो, परपेंडिकुलर बाहर भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर प्लस जेड भी ले सकते हो, और माइनस जेड। अब आपकी चॉइस है आप कैसे करते हो। आपकी मर्जी पड़े तो प्लस जेड लेके करो, और आपकी मर्जी पड़े तो माइनस जेड लेके करो, दोनों अलाउड है। बोलो क्लियर है?
तो देखो इसका एरिया वेक्टर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आपने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। बोलो क्लियर। अच्छा जैसे मान लो ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। अब की बार सरफेस को ना इस तरह से रखा है मैंने। बताओ कौन से प्लेन में, पहले तो बताओ कौन से प्लेन में। क्या बोलो, एक्स जेड प्लेन में। एरिया वेक्टर एक्स जेड प्लेन का मतलब ऐसे है, पहले ऐसे था, अब सरफेस ऐसे है। तो बताइए इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये भी और परपेंडिकुलर ये भी है, तो प्लस वाई लो या माइनस वाई लो, चॉइस आपकी है, कोई भी एक लेना था, चलो मैंने प्लस वाई ले लिया। बोलो क्लियर है। तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो एरिया वेक्टर जो होगा इसका परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अच्छा अगर क्लोज सरफेस का मामला है, जैसे कि क्यूबॉइड देख लो आप, ये क्यूबॉइड देख लो, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड कैसी सरफेस है, क्लोज सरफेस है ना। देखो ये क्यूबॉइड एक क्लोज सरफेस है, इस तरह से क्यूबॉइड बन गया, बन गया ना। अच्छा अगर मैं मान लो इस वाले पार्ट का अगर आपसे एरिया वेक्टर पूछूं तो किधर एरिया वेक्टर बनाओगे, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो बोलो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। अगर मैं इस वाले पार्ट का एरिया वेक्टर पूछूं तो परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड, बोलो ये हो गया ना। तो परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड क्लोज सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है। जैसे मान लो अगर आपके पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस हो गई ना। इसका इस वाले पार्ट का एरिया वेक्टर क्या बता सकते हो, किधर होगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। अच्छा ये क्या है, कर्व सरफेस है ना, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, तो ये कर्व सरफेस का। तो बताओ इस केस के मामले में क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ये क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर हो गया। बोलो ठीक है। तो ये तो फ्लक्स के बारे में जनरल बात हो गई, ठीक है ना। अगर किसी भी सरफेस का फ्लक्स आपको चाहिए तो ई और ए का डॉट प्रोडक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का क्या करता है, डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। तो आपने क्या करा, छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स निकाल लिया पहले, तो छोटे से एलिमेंट को लेकर उसका फ्लक्स निकाल के, और अगर पूरी सरफेस का फ्लक्स चाहिए तो आपने इंटीग्रेट कर लिया, तो पूरी सरफेस का फ्लक्स आप निकाल देंगे। बोलो क्लियर है ना। अब देखो कुछ फॉर्मुलाज हम फ्लक्स के निकालने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो अपन एक प्लेन सरफेस का फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। तो देखो इफ सरफेस इज प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, सरफेस इज प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ मेरे को। सब जगह फील्ड का वैल्यू सेम है, अलग अलग वैल्यू नहीं है, सब जगह फील्ड का वैल्यू और डायरेक्शन भी सेम है, वैल्यू भी सब जगह सेम है और डायरेक्शन भी सब जगह सेम है। तो ऐसे फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, देखो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस समझो पहले तो आप। मैं अगर बोलता हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या है, सब जगह पर वैल्यू सेम है और डायरेक्शन भी, ऐसे फील्ड को अपन यूनिफॉर्म बोलते हैं। अगर फील्ड का वैल्यू चेंज हो गया, कहीं पर 10 है, कहीं पर 8 है, कहीं पर 7 है, तो ऐसे को नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। या डायरेक्शन अलग अलग है तो भी नॉन यूनिफॉर्म बोल देंगे। कहीं पर मान लो 5 है, सब जगह 5 है, लेकिन कहीं पर 5 आएगी पे, कहीं पर -5 आएगी पे, कहीं पर 5 जेके पे, तो ऐसे फील्ड को भी नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। वैल्यू सब जगह सेम हो, डायरेक्शन सब जगह सेम हो, तो ऐसे फील्ड को बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म फील्ड। क्लियर है बात। तो देखो मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इस तरह की कोई सरफेस अपने पास, ये कोई सरफेस अपने पास है, ठीक है ना। और ये किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी है, और मान लेते हैं कि ये इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई। बोलो क्लियर है। मुझे सरफेस का फ्लक्स निकालने को कहा जा रहा है। ये इस तरह से रखिए सरफेस, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए कि सरफेस को आपने रखा है। अच्छा अगर मुझे सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, पहले तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस आपने ये ले लिया। बोलो क्लियर है। मैं मान लेता हूं कि ई और ए में कितना एंगल है, थीटा। तो बताओ सबसे पहले तो इस छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स बोलो कितना होगा, ये एरिया डीए मान रहा हूं मैं, बोलो क्या होगा, बोलो ई डॉट
डी ए, क्या यही होगा? तो छोटे से एलिमेंट का जो फ्लक्स होगा वो ई डॉट डी ए। मुझे पूरी सरफेस का चाहिए, तो बोलो पूरी सरफेस का चाहिए, तो बोलो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी होगा ना। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ जाएगा। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर आ जाएगा तो ई तो बाहर आ गया, और डीए क्या था? एक छोटे से एलिमेंट का एरिया। इंटीग्रेशन डीए क्या होगा? पूरी सरफेस का एरिया। डीए का मतलब एक छोटे से एलिमेंट का एरिया, और इंटीग्रेशन डीए का मतलब, तो इंटीग्रेशन डीए को क्या मैं ए वेक्टर लिख दूं? तो 5 विल बी ई डॉट है। और आप बताएं ई डॉट ए को क्या लिख सकते हैं? ई ए कॉस थीटा। तो देखो जब भी आपको किसी प्लेन सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, फाइव बराबर ई डॉट ए भी लिख सकते हो और फाइव बराबर ई डॉट ए भी लिख सकते हो। किस किस के बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये हो गया। अच्छा एक और पॉइंट देखो आप यहाँ पर, इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, ध्यान से देखना आप लोग, है ना। जैसे कि आपसे बोला जाता है, एक बार सब लोग इधर देखो, जैसे आपसे बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लीजिए कि 10 आई कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने तीन सरफेस को रखा है, या हाँ तीन सरफेस को रखा है। देखो जो पहली सरफेस है, पहली सरफेस है उसको अपन ने, चलो ठीक है मैं लैंग्वेज बोल के लिखा दूंगा इस क्वेश्चन के ना। अच्छा एक और बात यहाँ पर देख लो, ये तो फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई, ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको किसी भी सरफेस का फ्लक्स अगर निकालना है तो आप क्या करोगे? उस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे और छोटे से एलिमेंट से उसका फ्लक्स निकालोगे। तो छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस, और अगर पूरी सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरी सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर बात है? अच्छा दूसरी बात, किसी भी सरफेस का जो फ्लक्स होता है ना, उससे पास होने वाली जो परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस सरफेस से ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेगी उस सरफेस का फ्लक्स भी ज्यादा होगा, और जिस सरफेस से कम फील्ड लाइंस पास करेगी उस सरफेस का फ्लक्स भी कम होगा। परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा पास कर रही है ज्यादा फ्लक्स होगा, कम परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस पास कर रही है तो सरफेस का फ्लक्स कम होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो लिखते हैं बेटा इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिखेंगे पहले तो आप लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पहले तो यहां तक लिख दो आप लोग, है ना, यहां तक लिख दो पहले आप बस। नहीं कोई डेफिनेशन नहीं है इसमें, डायरेक्ट लिखना है इसमें। डेफिनेशन का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एरिया वेक्टर। लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो आप इसको। देखो यहां तक लिख के रुकना है पहले आपको। देखो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज का फ्लो बताना। फ्लक्स का मतलब है किसी चीज का फ्लो, ठीक है। अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो वहां अगर कोई सरफेस रखोगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का उससे फ्लो भी ज्यादा होगा। तो बेसिकली फ्लक्स डिनोट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फ्लक्स मतलब फ्लो, एक तरीके से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ज्यादा होता है कि कहीं पर कम होता है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी सरफेस को रखोगे तो अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो हो रहा है तो मैं बोलेंगे उससे फ्लक्स ज्यादा है, या फ्लक्स ज्यादा है दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो भी ज्यादा हो रहा है, ये इससे मतलब है। हाँ तो एक ही तो बात है ना वो तो।
तो इसके नीचे नोट लगा के लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी सरफेस is electric flux of any surface directly proportional to number of field lines, directly proportional to number of field lines crossing that area at right angle, crossing that area at right angle. हो गया ना? बस वापस चालू हो जाओ। लिख दिया ना आपने यहां तक? हाँ, तो जब भी एक प्लेन सरफेस, चुप, बिल्कुल चुप, जब भी किसी प्लेन सरफेस को, जब भी किसी प्लेन सरफेस को, तुम बहुत धीरे धीरे लिखते हो, तो मैं तुमसे पूछना ही बंद कर दूंगा, है ना, लिखा कि नहीं लिखा। ये बताओ, कोई प्लेन सरफेस आपके पास है, उसको आपने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल थीटा है। थीटा किसके साथ एंगल है? ये किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, सॉरी एरिया वेक्टर के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो थीटा एंगल है ना, वो किसके साथ है? एरिया वेक्टर के साथ। तो यहां पर लिख देना कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर, एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो सरफेस का फ्लक्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो ई ए कोस थीटा, या ई डॉट है, जैसा भी कन्वीनियंट हो वैसा लिख सकते हो। ठीक है ना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रख दी, प्लेन सरफेस, एरिया उसका जो फ्लक्स है डायरेक्टली लिख दो ई ए कोस थीटा या ई डॉट है, जैसा डेटा वैसा काम कर लोगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूं इस पर। लिखो, एक न्यूमेरिकल लिखो। कितना धीरे लिखोगे रे तुम लोग? जगह छोड़ दो, जितना लिख लिया वहां तक ठीक है, बाकी जगह छोड़ के एक न्यूमेरिकल लिखो फटाफट सब। बोलो। देखो,
जगह छोड़ दो, नहीं बहुत हो गया। अ रेक्टेंगुलर सरफेस, अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया, rectangular surface of area 100 centimeter square, rectangular surface of area 100 centimeter square is placed, rectangular surface of area 100 centimeter square is placed in uniform electric field, uniform electric field 300 Newton per coulomb, uniform electric field 300 Newton per coulomb, ठीक है। if surface is making 30-degree angle with electric field, if surface is making 30-degree angle with electric field, find surface is making 30-degree angle with electric field, find flux of that surface, find flux of that surface। बोलो बेटा। 1.5 √3। पहले तो आप इधर देखो सब लोग, क्वेश्चन को समझ लो पहले तो आप लोग, है ना। अच्छा इसमें फॉर्मूला लगेगा ई ए कोस थीटा। अच्छा आपने ई कितना लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिया 300, ओबेस से बात है। एरिया कितना लिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपने एरिया को कन्वर्ट किया होगा मीटर स्क्वायर में, और थीटा कितना लिया 30 और 60। अब कुछ 60 कुछ 30 कंफ्यूजन सा हो रहा है। कितने बच्चों ने थीटा को 30, ईमानदारी से बताना, आपने जो लिया वो बताना, सही गलत की परवाह नहीं करनी है। कितने बच्चों ने थीटा को 30 लिया है, कितने बच्चों ने थीटा को 60 लिया है। बिल्कुल थीटा लेना पड़ेगा 60। और क्यों लेना पड़ेगा ध्यान से सुन लो और सुने, ये गलती अक्सर होती है बेटा इस क्वेश्चन में। ये गलती अगर आपसे हुई है तो कोई नई गलती नहीं है, अक्सर बच्चों से हो जाती है गलती। तो क्या गलती है पहले वो समझना, आगे से गलती नहीं करना। लेकिन ये इधर देखो आप लोग, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है, इस तरह से रेक्टेंगुलर सरफेस है ना, ये इस तरह से मेरे पास कोई सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो जो इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है, यस और नो। और ये सरफेस से 30 एंगल बना रहा है भाई। बताओ सरफेस का एरिया वेक्टर किधर लोगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर तो ये हुआ ना भाई। तो बताओ थीटा क्या हुआ 30 या 60, 60 हुआ। वापस समझो, एक मिनट मेरे को, हाँ ये नोटबुक दे दो, दो एक बार थोड़ा सा विजुलाइज कराते हैं इसको ना। इधर देखो आप सब लोग, थोड़ा विजुलाइज कर लो एक बार, सब बोर्ड पे देख लो। ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये आपके पास में एक सरफेस है, ये दिख रहा है क्या सभी को पीछे तक, ऊपर को नहीं दिख रहा हो तो ये दिख रहा है, नोटबुक दिख रहा है, यहाँ पे भी रखा हुआ, यहाँ पर रखा हुआ, ये क्या दिख रहा है क्या सभी को, ये दिख रहा है अभी सभी को। ठीक है, अब इधर देखो, ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 30 एंगल कहां से बना रहा है, मतलब ये सरफेस जो है ना इससे 30 एंगल है। और अपने को ना जो ई ए कोस थीटा होता है उसमें थीटा किस किस का एंगल होता है, ई और ए का। तो देखो ये तो ई है ना, और एरिया लेते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई भाई। आपको ये 30 दिया हुआ है, आपको एंगल ये वाला चाहिए, ई और ए में चाहिए ना। तो सरफेस के साथ अगर 30 है तो एरिया वेक्टर के साथ 60। बोलो कितना होगा। और वैसे भी आज के बाद ध्यान रख लेना सीधा, ऐसा अपने मैग्नेटिज्म के अंदर भी आएगा, वहां पर भी बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं। अगर सरफेस के साथ अगर थीटा एंगल होता है ना, तो एरिया वेक्टर के साथ होता है 90 माइनस थीटा। क्या होता है
ये डायरेक्ट याद रख लेना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने सरफेस के साथ अगर थीटा एंगल बना रखा है तो एरिया वेक्टर के साथ बनेगा 90 माइनस थीटा। सरफेस के साथ अगर 30 है ना तो एरिया वेक्टर के साथ बनेगा 60। और सरफेस के साथ अगर 60 है तो एरिया वेक्टर से बनेगा 30। समझ गए बात को? चलो तो इधर देखो बेटा, डायग्राम ये हो गया। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस का एंगल दिया हुआ था 30, तो एरिया वेक्टर का चाहिए था तो कितना हो गया 60। तो बताइए जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे ना, सॉरी फ्लक्स जब कैलकुलेट करोगे तो बोलो सरफेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 60, यही होगा ना। ई की जगह बोलो बेटा कितना 300, एरिया की जगह 100 इंटू 10 की पावर -4, और cos 60 बोलो कितना 1/2। तो इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 1.5 वोल्ट मीटर। तो बोलो फ्लक्स क्या हो जाएगा 1.5 वोल्ट इंटू मीटर। किस किस के बात समझ में आ गई बोलो? कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें किसी को? नहीं है ना? उसके बाद अगला बोलो। लिखो अगला लिखो। इफ अ प्लेन सरफेस ऑफ एरिया, if a plane surface of area 100 centimeter square, plane surface of area 100 centimeter square placed in uniform electric field, placed in uniform electric field, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिख दो बेटा, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो 2i प्लस 3j प्लस 4k। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, लिख दिया। Plane surface of area 100 centimeter square placed in uniform electric field 2i plus 3j plus 4k. Then find flux of surface if then find flux of surface if दो क्वेश्चन लिखे। फर्स्ट लिखे if पहला लिखे इसमें सरफेस इज प्लेस्ड इन XY प्लेन। फर्स्ट इसमें सरफेस इज प्लेस्ड इन XY प्लेन, और दूसरा लिखे सरफेस इज प्लेस्ड इन XZ प्लेन। सरफेस इज प्लेस्ड इन XZ प्लेन। बताइए आया क्या आंसर किसी का? हाँ भाई, किस किस का आंसर है क्या इसमें बताओ? आ गया? देखो बेटा, सबसे पहले तो आपका सरफेस जो है ना कौन से प्लेन में? XY प्लेन में ना। तो पहले तो सरफेस को XY प्लेन में रखकर उसका फ्लक्स निकाल लो।
एक बार सब लोग इधर देखें। देखो देखो पहला पार्ट देखो इसका, ये तो x, ये y और ये हो गया z। ठीक है, तो सबसे पहले तो सरफेस को कौन से प्लेन में रख दो आप, एक्स वाई प्लेन में। तो देखो आपने सरफेस को एक्स वाई प्लेन में रख दिया, इस तरह से रख दिया एक्स वाई प्लेन में। अच्छा बताओ बेटा इसका एरिया वेक्टर क्या लिखोगे, एक्स वाई प्लेन में तो एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में होगा ना। अब जेड में लेने की दो चॉइस है, प्लस जेड और, अब आपकी चॉइस है आप प्लस जेड लेते हो या माइनस जेड। जैसे मैंने प्लस जेड ले लिया है ना, तो बताइए इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना इस तरह से, ये एरिया वेक्टर होगा। तो बोलो एरिया वेक्टर को क्या लिखे, 100 इंटू 10⁻⁻⁴ के। तो आप इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻2 के। ये तो क्या हो गया एरिया वेक्टर। और बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या हो गया, 2y प्लस 3j प्लस में 4k। तो बताइए फ्लक्स को मैं लिख सकता हूं ई डॉट ए, लिख सकते हैं ना, ई डॉट ए फ्लक्स होता है। बस ई और ए का डॉट प्रोडक्ट करना आप जानते ही हो। कौन कौन ई और ए का डॉट प्रोडक्ट कर सकता है बोलो, आई को आई वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे वाले से और के को, इसमें आई और जे वाला है ही नहीं, तो बस के और के वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो बोलो 4 × 10⁻⁻² वोल्ट इंटू मीटर, ये फ्लक्स आ गया बेटा इस सरफेस का। किस किस को बात क्लियर है, चलो उधर, अब इधर देखो। अच्छा अब सरफेस कौन से प्लेन में है बताओ आप, अब आपका सरफेस कौन से प्लेन में है, क्या बोलो एक्स जेड प्लेन में है। तो बोलो एक्स जेड प्लेन में है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे आप, इधर तो एक्स हो गया, इधर वाई हो गया और इधर जेड हो गया। तो बोलो सरफेस अब की बार एक्स जेड प्लेन में ना, तो इस वाले प्लेन में सरफेस है, इस वाले प्लेन में सरफेस है, तो आप सरफेस को इस तरह से दिखा देंगे, इस तरह से। ये हो गया, किस किस को क्लियर हो गई ये बात। अच्छा बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर लोगे आप, बोलो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लोगे ना। बोलो परपेंडिकुलर लेने की कितनी चॉइस है, या तो ऊपर लोगे या फिर नीचे। अब आपकी चॉइस है आप किधर लेना चाह रहे हो। अगर किसी ने ऊपर ले लिया तो वो लिख देगा एरिया वेक्टर को क्या लिख देंगे बोलो, 10⁻⁻2 जे के। किसी ने नीचे ले लिया तो -10⁻⁻2 जे के। बोलो क्लियर है। तो बस उस अंतर इतना आएगा, जहां पर मेरा प्लस आ रहा था उसका आंसर माइनस में आएगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आता है तो चॉइस एक ही मिलेगी आपको, ऐसा नहीं कि प्लस वाला भी मिले और माइनस वाला भी मिले। ठीक है ना, एग्जामिनर को पता है कि यहाँ पर दो चॉइस आपके पास एरिया वेक्टर की हो सकती है। तो कभी भी एग्जामिनर से दो ऑप्शन नहीं देगा कि एक ऊपर लेने का ऑप्शन दे दे, एक नीचे वाले का दे दिया, एक ही डायरेक्शन लेकर वो काम करता है। ठीक है, चलो हो गया एरिया वेक्टर। अच्छा तो एरिया वेक्टर तो जो आपके पास हो गया वो हो गया 10⁻⁻2 जे के। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या है, 2y प्लस 3j प्लस में 4k। तो बताओ बेटा फ्लक्स होता है ई डॉट ए होता है ना, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻2 वोल्ट मीटर। इसके लिए डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए तभी क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, लिख दो इसको। देखो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा था कि फ्लक्स ऑफ प्लेन सरफेस, मतलब प्लेन सरफेस का फ्लक्स आपने अभी निकालना सीखा था। अब क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना सीख लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करिए कि जैसे मेरे पास में कोई क्यूब है, क्यूब है हमारे पास कोई, और क्यूब को रख दिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्यूब को किस में रख दिया, जैसे आप इधर देखो, मतलब अब की बार कंडीशन अपने पास कुछ इस तरह की है। जैसे मान लो एक क्यूब है अपने पास। अच्छा क्यूब में कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है। तो ये क्यूब बना दिया हमने एक, बोलो क्लियर है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा रखा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें आपने क्यूब को लाके रख दिया बेटा इस तरह से। ये कोई ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यूब की साइड ना ए मान लेता हूं मैं। ठीक है भाई, एक क्यूब है उसकी साइड कितनी है ए, और क्यूब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मुझे इस क्यूब का फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, देखो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लेन सरफेस को लाके रखता था,
और फ्लक्स होता तो उसका ई डॉट ए या ई ए cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए था बस उसके लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेन सरफेस को रखने पर फ्लक्स होता था ना ई ए cos थीटा या ई डॉट है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यूज कर लोगे। अब मामला क्लोज सरफेस का है। किसका है? तो क्लोज सरफेस का फ्लक्स अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्लोज सरफेस को रखने पर उसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो देखो इसके लिए अपने पास में क्या तरीका होता है। इसके लिए एक तरीका तो वो है इंटीग्रेशन वाला, कि पहले तो इसके एक छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स ले लो आप, और छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स लेकर उसको इंटीग्रेट कर दो तो पूरी सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। तो अगर क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो फाई क्लोज जो है उसको लिखने का फॉर्मूला तो ये हो गया, एक छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स तो बोलो क्या हो गया, ई डॉट डीएस। ये किसका फ्लक्स है? पूरी सरफेस का कि एलिमेंट का? और अगर पूरी सरफेस का चाहिए तो इंटीग्रेशन कर लोगे, तो इंटीग्रेशन कर लोगे, और इंटीग्रेशन में ये साइन लगाना होता है। ये साइन क्या बताता है? इसका कोई अलग से मीनिंग नहीं होता। इस साइन का इंडिकेशन सिर्फ इतना होता है कि आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, वो एक क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? अगर आप इंटीग्रेशन एक प्लेन सरफेस के लिए कर रहे हो तो सिंपल साइन लगाते हैं, और इंटीग्रेशन अगर आप एक क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हो तो ये सर्कल इंटीग्रेशन के साथ बना देते हैं। ये सर्कल सिर्फ ये बताने का काम करता है कि इंटीग्रेशन एक क्लोज सरफेस के लिए किया जा रहा है। इंटीग्रेशन का रूल और चेंज नहीं होते उससे, कुछ फॉर्मूला वगैरह रूल्स वगैरह सब वही होता है। बस ये साइन इंडिकेट करता है कि आप इंटीग्रेशन किसके लिए कर रहे हो। तो ये क्लोज सरफेस का फ्लक्स लिखने का अपने पास में तरीका हो गया, है ना। ये तो इंटीग्रेशन से कई बार, और ऐसा है नहीं कि हर सवाल में आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कि जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, साइड दे दी, मैंने बोला कि यार इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के दो, तो आप इसमें इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते सवाल में। मतलब इंटीग्रेशन करना एक तरीका है, लेकिन हर सवाल में इंटीग्रेशन किया जा सके ये कोई जरूरी थोड़ी है। आप इस सवाल में इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मैंने बोला कि इसका फ्लक्स निकाल के दो, तो आप इसमें इंटीग्रेशन करके आंसर नहीं निकाल सकते। तो एक और तरीका अपने पास होता है। अपने पास एक और तरीका होता है, अगर आपको किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो आप एक काम करो, उस सरफेस को जिसका फ्लक्स आप निकालना है उसको आप अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लो। अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके उन सभी पार्ट्स का अलग अलग आप उनका फ्लक्स निकाल दो, और सारे पार्ट का फ्लक्स अगर जोड़ दोगे तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। अब फ्लक्स एक स्केलर है कि वेक्टर है? तो फ्लक्स को जोड़ने के लिए कोई वेक्टर एडिशन नहीं करना, सिंपल एडिशन करना है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो जोड़ने के लिए वेक्टर एडिशन करते हैं, लेकिन फ्लक्स वेक्टर है कि स्केलर है? तो आप अलग अलग पार्ट का फ्लक्स निकाल दो, और अलग अलग पार्ट का फ्लक्स निकाल कर उन सभी पार्ट के फ्लक्स का सिंपल एडिशन कर दो, क्या बोलो नेट फ्लक्स आ जाएगा। बस यही चीज यहाँ पर करनी है अपने को। तो इधर देखो आप लोग, जैसे ये मेरे पास एक स्क्वायर सरफेस, इसको मैं अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। जैसे मान लो डस्टर है, डस्टर को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, डस्टर का फ्लक्स निकालना है, तो इसके कितने पार्ट कर दें? 1 2 3 4 5 और 6। इसका मान लो फाई 1 है, इसका फाई 2 है, फाई 3 है, ऐसे 6 पार्ट कर दे। हर पार्ट का अलग अलग फ्लक्स निकाल के सभी पार्ट के फ्लक्स को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो ये क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालने का एक और तरीका है। इंडिविजुअल पार्ट का फ्लक्स निकालो, सबका सिंपल एडिशन कर दो तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो, तो ये हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 डैश डैश। ये तो एक एग्जाम्पल लिया है ना मैंने। हो सकता है कोई शेप पे 5 सरफेस लेनी पड़े, किसी में 3 लेनी पड़े, किसी में 4 लेनी पड़े, तो इंडिविजुअल पार्ट का फ्लक्स निकाल के जोड़ लो तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। बोलो क्लियर है? जैसे ये एक सवाल ले लिया आपने, क्वेश्चन ये है कि फाइंड फ्लक्स ऑफ क्यूब। इस क्यूब का फ्लक्स अपने को निकालना है। क्यूब का साइड ए है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यूब को रखा है। अब इंटीग्रेशन करके फ्लक्स निकाल सकते हो क्या? निकाल दो, निकाल सको तो बताओ लिमिट क्या लगाओ मेरे को। आप समझ दो कि लिमिट ये लगाओ, नहीं निकलेगा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन हर सवाल में लगे ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है ना। इंटीग्रेशन एक तरीका है, लेकिन हर जगह इंटीग्रेशन से सवाल हो ये कोई जरूरी। तो मुझे इस क्यूब का फ्लक्स निकालना है, तो देख बेटा क्यूब का फ्लक्स निकालने के लिए क्या करूंगा, क्यूब के अलग अलग पार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट कर देते हैं, सबसे पहले तो ये वाला पार्ट है ना, इस सरफेस का नाम मैं 1 रख देता हूँ। दूसरी सरफेस ये ले लेता हूँ, इसका नाम मैं 2 रख देता हूँ। बोलो क्लियर है? सरफेस 1 का एरिया वेक्टर कौन कौन ड्रॉ करा सकता है जरा बताना। इस सरफेस का एरिया वेक्टर कौन कौन ड्रॉ करा सकता है? बताओ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड, बोलो क्या इधर की तरफ होगा? तो ये तो एरिया वेक्टर हो गया सरफेस 1 का। अरे बोलो हो गया। सरफेस 2 का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। तो बोलो ये क्या सरफेस 2 का एरिया वेक्टर हो गया। तो देखो बेटा सबसे पहले तो सरफेस 1 का फ्लक्स निकालते हैं। फाई 1 निकालें, बोलो निकालें। बोलो तो ये हो जाएगा ई ए कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। इसका एरिया क्या लोगे?
अब मैथ्स में गलती मत करना, पहले बता देता हूँ, जो फिजिक्स थी मैंने समझा दी, अब कैलकुलेशन चल रही है, केवल मैथ चल रही है, अब इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। स्क्वायर सरफेस है ना ये, एरिया क्या लोगे, थीटा कितना है, अरे 180 है ना यार। एंगल देखना भी मतलब ये बताना पड़ेगा क्या आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, एरिया वेक्टर इसके अपोजिट है, तो थीटा तो 180 हुआ ना। आप एंगल ले तो ई और ए में, ई उधर है, ए उसके जस्ट पीछे उल्टा है, तो बोलो थीटा 180 हो गया ना। तो इसका जो फ्लक्स होगा वो होगा माइनस में ई ए स्क्वायर। सरफेस टू का फ्लक्स कौन कौन लिखा रहा है, जल्दी बताओ, सरफेस टू का फ्लक्स। अच्छा, ई, एरिया कितना, थीटा कितना, बोलो जीरो होगा ना। तो इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा ई ए स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अच्छा एक बात बताना, इस वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर, बोलो होगा ना। तो बताइए, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर होगा ऊपर, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर होगा नीचे, बोलो होगा नहीं होगा। ई और ए में एंगल कितना, फ्लक्स जीरो, ई और ए में एंगल क्या, फ्लक्स जीरो। अच्छा बाकी की जो दो सरफेस बची उनमें भी ई और ए में एंगल, तो बाकी की चार सरफेस का तो जीरो हो गया। सरफेस वन का लिख दिया, सरफेस टू का लिख दिया, सरफेस 3 4 5 6 का फ्लो फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि थीटा 90 आ रहा है चारों केस में, अरे आ रहा है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि 5 3 बराबर 5 4 5 5 और 5 6 बराबर जीरो, क्योंकि बोलो थीटा कितना है, तो बाकी सरफेस का फ्लक्स जीरो हो गया। अच्छा मुझे टोटल फ्लक्स निकालना था, तो बोलो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलो सारे फ्लक्स को ऐड कर देंगे। तो टोटल फ्लक्स निकालना है तो 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 डॉट डॉट 5 6। बोलो 5 1 का वैल्यू माइनस ई ए स्क्वायर 5 2 ई ए स्क्वायर प्लस 0 0, बोलो कितना आ रहा है, तो बोलो 5 टोटल के 0 आ रहा है ना। तो इस सरफेस का जो टोटल फ्लक्स है वो कितना आ गया, 0। तो क्यूब का नेट फ्लक्स 0 आ गया। कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है ना। लिख दो बेटा इसको, एडिंग कुछ भी नहीं है। हाँ, इफ सरफेस इज क्लोज, सेकंड पॉइंट लिख दो, इफ सरफेस इज क्लोज। ठीक है, चलो तो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको।